हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप? तो हम आज स्टार्ट करेंगे बीआरएफ और कंपनी लॉ। बीआरएफ मीन्स बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क या कमर्शियल लॉ या बिजनेस लॉ। अब जो लॉ है आप लोग पढ़ते हो, उसमें जो या तो उसे बिजनेस लॉ कहो, कमर्शियल लॉ कहो या उसको बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कहो, और एक होता है कंपनी लॉ। कंपनी लॉ एक इंटायर एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013, और जो बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है या जिसको आप कमर्शियल लॉ कहते हैं या बिजनेस लॉ कहते हैं, उसके अंदर बहुत सारे एक्ट हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, कॉम्पिटिशन एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ जाता है, आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आ जाता है, बहुत सारे एक्ट उसके अंदर आते हैं। अब इस क्लास को लेने का पर्पज क्या है? जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि आपकी प्रिपरेशन ऑब्जेक्टिव के बेस पर कराई जा रही है, कि जिससे आप ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके, क्योंकि आपका एग्जाम आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव के बेस पे होगा, चाहे वो कोई एग्जाम हो, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, नाउ अब बात करते हैं कि जो आपके ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस होते हैं लॉ के अंदर कैसे सॉल्व करने चाहिए और क्या आता है लॉ के अंदर। आप कोई भी एग्जाम देने चाहिए, आपको मैक्सिमम जो लॉ के अंदर, चाहे वो कंपनी लॉ हो या बीआरएफ के कोई भी एक्ट हो, कोई भी लॉ हो, उसके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं आपके डेट पे होते हैं। डेट किस डेट को, पर्टिकुलर डेट होगा, डेज के ऊपर मैं बताता जाऊंगा। दूसरा फॉर्म्स के ऊपर होते हैं, ठीक है। इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन के आते हैं। मैं इसी तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, रिविजनरी वीडियो है एक तरीके से, कि ऑब्जेक्टिव पर्पज से है कि आपको क्वेश्चंस वही बताए जाएंगे जो आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकते हो, ठीक बात। और जो डिटेल लेक्चर हमने ऑलरेडी रेगुलर क्लासेस में पूरा डिटेल पढ़ा है, कि पहली बात तो पढ़ा है कि लॉ कैसे बनता है और लॉ में क्या क्या चीजें आती है, प्रोविजंस किसे कहते हैं। हमने बताया था आप लोगों को कि लॉ किस बेस पे बना हुआ है, लॉ का बेस क्या है, हाई कोर्ट पे कौन से केसेस जाते हैं, कौन से केसेस हाई कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता है। ये सारी बातें बताने के बाद मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसे आया, फिर उसके बाद मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों को रेगुलर क्लासेस में बताई, बट यहाँ पर हम उन बातों पे बात नहीं करेंगे, ठीक। तो आज मैं स्टार्ट करूंगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक। तो आप पहले बात करते हैं, एक जो सबसे बड़ा डिस्प्यूट है बीकॉम के अंदर, बीकॉम वाले बच्चों के बीच में, कि सर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और कहीं पे सर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 2000 है। तो बच्चों एक बात ध्यान देना कि हमने अपने रेगुलर क्लासेस में ये बात की हुई है कि जहां पर जिस साल प्रेसिडेंट अपना सिग्नेचर करते हैं जिस एक्ट पे, वो एक्ट बनके तैयार हो जाता है। फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट में को 2013 में राष्ट्रपति ने अपना एक्सेंट दिया था, अपना सिग्नेचर किया था, तो इसलिए उसको हम कंपनीज एक्ट 2013 कहते हैं। यानी कि बन के तैयार कब हुआ? 2013 में। उसको लागू करना अलग मैटर है। उसी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो एक्ट बना वो 99 में बना, और लागू कब हुआ? वो लागू कब हुआ, कमेंस कब हुआ? 2000 में, ठीक बात। तो आपका जो सही एक्ट है वो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, न कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 2000। ये गलत है कि जो बच्चे कहते हैं कि ये 2000 में बना नहीं है। अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव में दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट कब बना, तो आप 99 पे टिक करोगे, और अगर क्वेश्चन आता है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कब शुरू हुआ, तो किस पे करोगे? 2000 पे। व्हाट माय पॉइंट? क्या करोगे बेटा? किस समय बना, तो 99 में कब शुरू हुआ, कब लागू किया गया, कब कमेंस किया गया, तो 2000 होगा, ठीक बात। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है। इसको पढ़ने से पहले बेटा एक स्टोरी है, उसको हम लोग बात करते हैं। स्टोरी से पहले एक बात बता दूं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट आने से पहले बेटा हमारे पास क्यों लाया गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो आपको पता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट की क्यों लाया गया, नीड क्या थी? तो नीड इसलिए बनी बेटा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के लिए, बिकॉज हम ग्लोबल बिजनेस हो चुका है, और 91 के बाद जैसे लिबरलाइजेशन हुआ हमारे वहां, क्या उससे पहले नहीं था। ये जब आप फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट 1973 के पहले से भी चल रहा था, 1973 में फिर आया, 91 में हमने लिबरलाइजेशन किया, उसके बाद मार्केट एक्सपेंड हुआ, और मार्केट एक्सपेंड का मतलब हो गया कि हम ग्लोबल ट्रेड करने लगे। ग्लोबल ट्रेड करने लगे तो हमारे पास फॉरेन करेंसी का इन्वॉल्वमेंट हो गया, फॉरेन करेंसी का इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो उसको रेगुलेट करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया। आपको पता है कि कानून किस बेस पे बनता है? सेफ्टी के लिए बनाया जाता है। तो उसकी सेफ्टी के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए या मैनेज करने के लिए आपको एक एक्ट बनाया गया, ठीक बात। अच्छा, तो ये नीड थी कि क्या करने के लिए बेटा, तो कहते हैं कि द चेंज इन इकोनॉमिक सिनारियो, ग्लोबलाइजेशन ऑफ कैपिटल, फ्री ट्रेड अक्रॉस द ग्लोब टू मैनेज इन द कंट्री।
जितना फ्री ट्रेड हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, उसके लिए हमने क्या किया, आपको एक एक्ट बनाया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से पहले कौन सा एक्ट होता था, फेरा। कौन सा एक्ट होता था, फेरा। फेरा का फुल फॉर्म होता है बेटा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। क्या था बेटा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, फेमा से पहले जो एक्ट था उसको हम लोग बोलते थे फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। और फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो था उसमें क्या था बेटा, सबसे बड़ी बात आप यहाँ डिफरेंस समझेंगे फेरा और फेमा के अंदर। तो आपको बात यहाँ पे देखो, क्वेश्चन जो पूछना है, नीड क्या है, क्वेश्चन आ सकता है किस कारण से आया, तो ग्लोबलाइजेशन, फ्री ट्रेड के कारण। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है फेरा का फुल फॉर्म बताइए, या फिर फेरा कब आया 1973, और कह सकता है फेमा का फुल फॉर्म बताइए, फेमा किस ईयर में है, ये पहली बात आ सकती है। बेसिक डिफरेंस आप सीख लोगे फेरा और फेमा का, तो उससे क्वेश्चन आ सकता है कि फेरा किस चीज को डील करता है और फेमा किस चीज को डील करता है। तो फॉरेन एक्सचेंज करता, फेरा करता था, क्योंकि फेरा खत्म हो गया, फेरा किसका, फेमा लेकर आ गया। तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट क्या था बेटा, इसमें एक वर्ड था रेगुलेशन। क्या था, रेगुलेशन। यानी कि अगर आप कोई भी फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं जिसमें करेंसी इन्वॉल्व है, फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है, उसके लिए रेगुलेशन लगेगा। ठीक है, और वो रेगुलेशन क्या था कि अगर आप कोई भी ऑफेंस करता था, एक्सपोर्टर या इंपोर्टर या कोई भी जो फॉरेन करेंसी में डील कर रहा है, फॉरेन या ट्रेड कर रहा है, बाहर घूमने जा रहा है, तो कोई भी अगर डिफॉल्ट करता था तो उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस चलते थे। ऑफेंस को क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था, बात समझना आप लोग। उसको क्या माना जाता था, ऑफेंस, कुछ भी हो, 500 रुपए का भी ऑफेंस हो, उसको क्या मान लेते थे, क्रिमिनल ऑफेंस मान लेते थे फेरा के अकॉर्डिंग। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये ध्यान देना, आपके ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा कि फेरा क्यों फेमा लाया गया, क्योंकि फेरा में जो आपका फेरा का एक्ट था कि अगर छोटी सी भी गलती होती थी तो उस पे ऑफेंस, उस ऑफेंस को हम क्या करते थे, क्रिमिनल ऑफेंस मानते थे। और मैंने आपके रेगुलर क्लासेस में बताया हुआ है कि क्रिमिनल ऑफेंस कौन डील करता है और सिविल ऑफेंस क्या होता है, दोनों मैंने बताया हुआ है। तो क्रिमिनल ऑफेंस होगा बच्चों, आपको याद हो आपकी क्लासेस में, तो मैंने बता रखा है कि क्रिमिनल ऑफेंस है तो उसके ऊपर क्या लगेगा, सीआरपीसी लगेगा, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लगेगा, उसके ऊपर क्या लगेगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहता क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहता है कि उसको पनिश किया जाएगा, या तो जेल, फाइन या दोनों। ठीक है, जेल तो होती है पनिशमेंट। तो कहते हैं कि फेरा के अंदर कोई भी गलती होगी तो उसको ऑफेंस माना जाएगा क्रिमिनल, और पनिशमेंट दी जाती थी, उसमें पनिशमेंट दी जाती थी क्या, आपको जेल और फाइन दोनों के लिए। ठीक है, बट अब 1991 में लिबरलाइजेशन तो हो गया, बट बच्चों मार्केट ने वो पकड़ा नहीं रहता, इंडियन मार्केट ने वो रफ्तार नहीं पकड़ी। कई रीजन थे, कहा जाता है कि गवर्नमेंट स्टेबल्स नहीं थी, चाहे जो भी रीजन हो, लेकिन जो बहुत बड़ा रीजन था कि जब फॉरेन कंट्री से हम डील कर रहे हैं तो उस बीच में आपके पास जब आप डील कर रहे हो तो थोड़ी भी गलती हो रही है तो क्या हो रहा है, आपके ऊपर ऑफेंस लग जा रहा है, क्रिमिनल ऑफेंस हो जा रहा है। ठीक ना, आपको पनिशमेंट मिल जा रही है। ठीक, तो ऐसे केस में बहुत लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट में उतरते नहीं थे, जिससे मार्केट एक्सपेंड नहीं होता। तो 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने क्या किया, इसको अमेंड कर दिया, पूरा फेरा ही अमेंड कर दिया। फेरा को अमेंड करके, फॉरेन रेगुलेशन एक्ट को अमेंड करके फेमा लेकर आए, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लेकर आए। ठीक बात, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब फेरा से फेमा अलग कैसे हुआ, तो मैनेजमेंट, यहाँ रेगुलेशन की जगह वर्ड क्या लेकर आए, मैनेजमेंट। अच्छा, तो यहां अगर कोई ऑफेंस हो रहा है तो क्या उसमें पनिशमेंट है, तो कहते हैं यहां पर हम पेनाल्टी लगाएंगे, फाइन लगाएंगे। अगर कोई गलती करते हैं तो हम आपके ऊपर फाइन लगाएंगे, आपके ऊपर क्रिमिनल केस नहीं चलाएंगे, आपके ऊपर हम क्या लगाएंगे, फाइन। और अमाउंट कितना होगा, तो एक डिस्क्राइब्ड अमाउंट, और इतना भी नहीं कि 500-600 रुपए, कहीं पे 1 लाख है, कहीं पे कोई लिमिट नहीं है, कहीं पे 10 लाख है, कहीं पे 1 करोड़ है, अलग अलग चीजों पे वो शेड्यूल्स में बने हुए हैं। कहा कि आपके ऊपर हम क्या फाइन और पेनाल्टी लगाएंगे, जिसके कारण सोचो लॉ में चेंज होने से कैसे इकोनॉमी बदल जाती है। एक रेगुलेशन वर्ड हटाने से, इतना छोटा सा चेंज करने से इंडियन इकोनॉमी चेंज होती है, कि वहां पर फिर बूम आ गया, फिर आता है एफटीपी आता है और आगे की चीजें, वो आप बड़े होंगे तो समझ में आए। तो फेरा और फेमा समझ में आया। फेरा में क्या था, फॉरेन रेगुलेशन एक्ट में क्या था, वहां पर कोई ऑफेंस होता था क्रिमिनल, आपके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी बनती थी, पनिशमेंट मिलता था। और अगर फेमा में जाते थे तो फेरा से बदलकर फेमा जब आया तो फेमा में क्या किया गया कि क्रिमिनल ऑफेंस ना होकर वो वहां पर केवल पेनाल्टी लगाई जाती है फेमा के अंदर। ठीक बात, ओके, यहां तक क्लियर है। तो आपके पास क्वेश्चंस क्या क्या बन गए, यहाँ पे नीड क्या है, तो क्यों नीड हुई, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड है, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व है। फिर उसका फेरा का फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है, फेमा का फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है।
फेरा कब आया था 1973, फेमा कब हुआ 1999, लागू कब हुआ फेमा 2000 में। ठीक, फेरा में कोई गलती होती थी तो उसमें क्या होता था, क्रिमिनल लायबिलिटी, क्रिमिनल आपके पास क्रिमिनल ऑफेंस होता था। अगर फेमा में कोई गलती होती है तो उसमें क्या होता है, पेनाल्टी बच सकती है। ठीक बात, यहाँ तक क्लियर? अच्छा, नाउ अब हम फेमा को समझेंगे, और फेमा को समझने से पहले बेटा एक स्टोरी बता रहा हूं, और अगर स्टोरी को समझ में आ गया आपके स्टोरी है तो आपके लिए फेमा कुछ भी नहीं है, नथिंग। क्योंकि फेमा में आपको बड़ी बात बताऊं बेटा, मैं तो आधे घंटे की वीडियो में रिवाइज करा दूंगा, आप लोग को 45 मिनट की वीडियो में आपको रिवाइज करा दूंगा, बट फेमा बेटा इतना आसान एक्ट नहीं है। फेमा को रिवाइज कराने के लिए कम से कम 15 to 20 डेज मिनिमम तो चाहिए होते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा लॉ है, एक अपना एक्ट है बेटा। आप लोग के लिए बीआरएफ में उसको ऐड किया गया, ये अलग से एक सेपरेट एक्ट है। तो फेमा के अंदर बेटा हम उतनी ही बातों को समझेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो जो मैं स्टोरी बता रहा हूं इंटायर फेमा आपके समझ में आ जाएगा, ध्यान से समझना। एक कोई मिस्टर एक्स थे, उनको यूएस घूमने जाना था। कहां घूमने जाना था? यूएस। और उनके पास पड़ा था रुपया। कोई मिस्टर एक्स थे, उनके पास पड़ा था रुपया और उनको घूमने कहां जाना था? यूएसए। वो यूएसए घूमने जाना चाहते थे। और यूएस में होता क्या है, यूएस में चलता क्या है? यूएस में चलता है डॉलर। ठीक, अब भाई साहब तो बड़े खुश कि हमको जाना है यूएस घूमने के लिए, लेकिन उनके पास रुपया पड़ा हुआ है। अब उस रुपए से वो यूएस के अंदर क्या होटल बुक कर सकते हैं? क्या वो कहीं घूमने जा सकते हैं? क्या वो खाना खा सकते हैं रुपए से? नहीं। क्यों? क्योंकि यूएस के अंदर रुपए को लीगल टेंडर नहीं माना जाता है। यूएस के अंदर लीगल टेंडर कौन है? आपका डॉलर चलता है। अब हमारे भाई मिस्टर एक्स को ये प्रॉब्लम हुई कि हम रुपए जब वहां चल नहीं सकता तो इसका मतलब मैं यूएस घूमने जा नहीं सकता। तो मैंने कहा रुको, ऐसी बात नहीं है, तुम घूमने जा सकते हो। कैसे? मैंने कहा तुम्हारे पास रुपया है? कहा हाँ रुपए है। तो मैंने कहा इस रुपए को तुम इस रुपए से डॉलर को खरीद लो। तुम क्या करो? तुम रुपए को देकर डॉलर को क्या कर लो? खरीद लो, और उस डॉलर को लेकर जाओ और वहां खर्चा करो, और जब डॉलर बच जाए तो डॉलर लेकर आओ और यहां उठाकर क्या कर दो? उसको बेचकर रुपया वापस ले लो। ठीक, तो इन्होंने कहा कि मिस्टर एक्स ने कहा ठीक है, मैं रुपया देकर डॉलर ले लूंगा सर, लेकिन ये रुपया कहां पे मैं दूं और कहां से डॉलर लूं? तो मैंने कहा तुम क्या करो, तुम मिस्टर एक्स किसके पास जाओ? एक पर्सन है, उसका नाम है ऑथराइज्ड पर्सन। क्या नाम है? ऑथराइज्ड पर्सन। ध्यान देना, ऑथराइज्ड पर्सन। तुम ऑथराइज्ड पर्सन के पास जाओ और ऑथराइज्ड पर्सन के पास जाना और कहना ये मेरा रुपया है और इस रुपये को लीजिए और मुझे डॉलर दे दीजिए। ठीक बात। अब ऑथराइज्ड पर्सन के पास जाओ और मैंने कहा कि रुपया दो और उससे क्या ले लो? उससे आप डॉलर ले लो। अब बात आती है कि ये ऑथराइज्ड पर्सन होता कौन है? ऑथराइज्ड पर्सन का मतलब हो गया बेटा ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, मनी एक्सचेंजर, डीलर और पर्सन ऑथराइज्ड इन सेक्शन 10। कहते हैं सेक्शन 10 वाले लोग तो कहते हैं कि सर आप क्या करिए, रुपया लीजिए, लेकर जाइए ऑथराइज्ड पर्सन के पास और वहां से डॉलर लीजिए और अमेरिका घूमने चले जाइए। अब ये ऑथराइज्ड पर्सन होता कौन है? तो सर सिंपल सा कोई भी आपका बैंक हो सकता है या ऑफशोर बैंकिंग यूनिट हो सकती है। ऑफशोर बैंकिंग यूनिट का क्या होती है बेटा? आप लोगों ने पढ़ा होगा पीछे, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा। ऑफशोर बैंकिंग यूनिट का मतलब एसबीआई की ब्रांच मान लीजिए यूएस में, तो ऑफशोर बैंकिंग हो गई। या फिर आपके यूएस के किसी बैंक की ब्रांचेस कहां पे? इंडिया में है, तो ऑफशोर बैंकिंग यूनिट हो गई। आपके पास कई जगह पे आप बैंकों में देखोगे एनआरआई ब्रांचेस होते हैं। ठीक, फिर एक आते हैं बेटा मनी एक्सचेंजर। ठीक है, मनी एक्सचेंजर कौन होते हैं? आपने देखा होगा, यूनियन वेस्टर्न यूनियन मनी एक्सचेंजर। और एक होते हैं डीलर। ठीक है, डीलर कौन होता है बेटा? जो करेंसी में डील करता है। ये डीलर या तो एक बाई वाला हो सकता है या सेल वाला हो सकता है या दोनों काम कर सकता है। बाई का मतलब वो डॉलर आपसे लेगा और डॉलर लेगा और आपसे रुपया, आपको रुपया देगा। या एक होगा सेल वाला जो आपसे रुपया लेगा और आपको क्या देगा? डॉलर देगा। या ये दोनों काम करेगा। तो फिर से ऑथराइज्ड पर्सन कौन कौन होता है बेटा? ऑथराइज्ड पर्सन कौन हो सकता है? बैंकिंग यूनिट या ऑफशोर बैंकिंग यूनिट या मनी एक्सचेंजर या डीलर, या फिर बेटा सेक्शन 10 में जो ऑथराइज्ड है, आरबीआई ने जिसको क्या कर रखा हो? ऑथराइज कर रखा हो सेक्शन 10 के अंदर। फिर से ऑथराइज्ड पर्सन में कौन कौन आता है? बैंकिंग यूनिट, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, मनी एक्सचेंजर,
डीलर या ऐसे पर्सन जिनको आरबीआई ने ऑथराइज कर रखा हो सेक्शन 10 में, ठीक है बात। तो ये होगा ऑथराइज्ड पर्सन। फिर से आते हैं अपनी स्टोरी पर। अच्छा, एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है बेटा, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया नहीं लेकिन ये आपको समझ में आना चाहिए कि कौन गवर्न करता होगा, रेगुलेट कौन करता होगा फेमा को, कौन गवर्न रेगुलेट करता होगा, रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन होगी? तो बेटा आरबीआई होगी ऑब्वियसली, बिकॉज इस फॉरेन एक्सचेंज में क्या इन्वॉल्व है, करेंसी इन्वॉल्व है, तो इसको रेगुलेट कौन करता होगा? आरबीआई। आइए अपनी स्टोरी पे। तो मैंने कहा मिस्टर एक्स को रुपया देकर क्या चाहिए था? डॉलर चाहिए था। तो उनको डॉलर कहां से मिलेगा? वो ऑथराइज्ड पर्सन के पास। वो गए, उनको पता चल गया कि सर बैंकिंग यूनिट या ऑफशोर बैंकिंग यूनिट या मनी एक्सचेंजर या डीलर क्या होता है? हमारा ऑथराइज्ड पर्सन होता है। वो उनके पास गया रुपया लेकर और उसने कहा ये रुपया लो और मुझे क्या दो? डॉलर दे दो। तो ऑथराइज्ड पर्सन कहता क्या है? भाई मैं तुम्हें क्यों दे दूं? तुम कौन हो? तुम कौन हो भाई जिससे मैं तुमको ये रुपया लूं और तुमको डॉलर दे दूं? तो ये कहते भाई मैं कौन हूं? मैं एक पर्सन हूं। मैं क्या हूं? एक पर्सन हूं। तो फिर यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट समझाता है, वो ऑथराइज्ड पर्सन बोलता है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ने बोला है कि पर्सन की डेफिनेशन दे रखी है। पर्सन की डेफिनेशन बच्चों वही है जो आपने इनकम टैक्स में पढ़ रखी है, इंडिविजुअल, एओपी, बीओपी, फर्म, एचयूएफ, सारे के सारे। तो यानी कि इनमें से कोई एक है आप, तो मैं आपको दे दूंगा, मैं आपको डॉलर दे दूंगा रुपए के बदले, ठीक बात। तो उन्होंने बताया मैं इंडिविजुअल हूं, ठीक। तो कहा ठीक है आप पर्सन हो, लेकिन आप पर्सन में भी कौन सा पर्सन हो? पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हो या पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हो? ध्यान से समझना। मैंने कहा कि ऑथराइज्ड पर्सन के पास गया, ऑथराइज्ड पर्सन ने कहा तुम कौन हो? तो उन्होंने बताया मैं पर्सन हूं। पर्सन में भी कौन हूं? इंडिविजुअल हूं। तो फिर भी पूछा कि बताओ ये पर्सन कौन सा वाला पर्सन? क्या आप पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हो या पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया? ठीक बात। अभी आएंगे बेटा डेफिनेशन पे हम लोग बात करेंगे कि किसको बोलेंगे पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया और किसको बोलेंगे पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। इसमें मैं आपको बोलूंगा बेटा, एक बात मैं कॉशन दूंगा आप लोग को, सभी बच्चों को, कि जैसे मैंने बोला पर्सन की सारी डेफिनेशन वही है जो इनकम टैक्स में है, बट पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया को कभी भी मिक्स नहीं करोगे किसके साथ? इनकम टैक्स के साथ। ठीक है, चलो देखते हैं पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया किसे कहेंगे। पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया किसे कहेंगे, ध्यान से देखते हैं। पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मतलब रिजाइडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज। ध्यान देना इनकम टैक्स वालों, कंफ्यूज मत रहना। पर्सन इन रेजिडेंट इंडिया कौन होगा? पर्सन रेजिडेंट इंडिया अगर वो प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, ध्यान देना प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कितना रहा हो? 182 डेज से ज्यादा रहा हो। ध्यान देना इस वर्ड को, क्या है बेटा? मोर देन है। 182 डेज और मोर नहीं है। इनकम टैक्स में आप पढ़ते हो 182 डेज और मोर, यानी कि मान लो मिस्टर एक्स जो ये है, मिस्टर एक्स प्रीवियस ईयर, अब प्रीवियस ईयर हमारे लिए कितना होगा? कौन सा होगा? अब ये क्या चल रहा है? 21-22 चल रहा है, तो आपका क्या हुआ? 20-21 2020-21। मिस्टर एक्स 2021 में 182 डेज इंडिया में रहे, तो क्या ये पीआरआई हो जाएंगे? पर्सन रेजिडेंट इंडिया हो जाएंगे? नहीं। इनको क्या होना होगा बेटा? 183 डेज रह रहे हैं तो वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कहे जाएंगे, यानी कि 182 डेज और मोर। ये आपका एक क्वेश्चन बन गया, ठीक है। किसको बोलेंगे पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया? जो 182 डेज और मोर इंडिया में रहता हो उसको हम पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया बोलते हैं, ठीक बात। अच्छा, कहता है बट डज नॉट इंक्लूड, बट इन लोगों को हम नहीं मानेंगे पीआरआई। सुनो ध्यान से, वो भले रहे हो, किसको किसको? कहता है गॉन आउटसाइड इंडिया और स्टे आउटसाइड इंडिया। कहते हो विदेश चला गया हो भाई साहब, या वहां रहता हो, किस काम के लिए? कहता है नौकरी करने गया होगा। अच्छा, नौकरी करने गया होगा कोई शख्स, तो कितने दिन के लिए गया होगा? 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, एक सस्टेनेबल टाइम लेकर गया होगा, 1 साल, 2 साल, 6 महीने, तो वहां रहेगा। बस इंडिया में आएगा घूमने 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, अपने काम से आएगा, अपने घर परिवार से मिलने के लिए। तो कहते हैं किसको नहीं मानेंगे पीआरआई? कहते हैं अगर वो शख्स कहां गया हो, वो कहां गया हो बेटा? वो फॉरेन गया हो, आउटसाइड इंडिया, और स्टे आउटसाइड इंडिया, या बाहर रहता हो, किस काम के लिए? फॉर एम्प्लॉयमेंट, या वो नौकरी के लिए गया हो या रहता हो, या बिजनेस या वोकेशन के लिए गया हो, या तो बिजनेस करने गया हो या वोकेशन के लिए गया हो, या बिजनेस करने के लिए भी जाएगा कोई, तो वहां किस पर्पज से जाएगा? वहां पर 1-2 दिन के लिए तो जाएगा नहीं, बिजनेस करने जा रहा है, वो एक लंबे समय के लिए जाएगा।
देन इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर अनसर्टेन पीरियड, कहते हैं या तो वो शख्स किस लिए गया हो, नौकरी करने के लिए गया हो, या बिजनेस करने के लिए गया हो, या उसका इंटेंशन ही है क्या करने के लिए, इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया, उसका इंटेंशन ही आउटसाइड रहने का। मतलब मिस्टर एक्स ने क्या किया, आप लोगों ने खूब मूवीज में देखा होगा, क्या किया, ग्रीन कार्ड के लिए क्या करते हैं लोग, वहां जाके उसने क्या कर लिया, शादी कर ली। मतलब शादी हो गई तो इसका इंटेंशन क्या होगा कि वो वहीं रहेगा। तो कहते हैं भले ही पिछले साल 183 डेज रहा हो, उसको हम क्या मानेंगे, पीआरआई मानेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला बेटा, पीआरआई बनने के लिए क्या करना होगा, पर्सनल रेजिडेंट बनने के लिए 182 डेज से ज्यादा रहना होगा। दूसरा, किसको नहीं मानेंगे, कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट के लिए गया हो, बिजनेस करने के लिए गया हो, या इंटेंशन हो उसका वहां रहने के लिए, यानी कि शादी। ठीक है, मतलब एक समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया। ठीक बात, अच्छा। फिर कहते हैं या वो, सुनो, फिर हम इसको पढ़ेंगे, बट डज नॉट इंक्लूड कम्स टू स्टे इन इंडिया। अब मैंने ऊपर वाले में कहा कि देखो पीआरआई बनने के लिए क्या करना होगा, 182 डेज से ज्यादा रहना होगा, बट डज नॉट इंक्लूड कि वो बाहर जा रहा है कि हम 82 डेज नहीं मानेंगे भैया, तुम रहो, लेकिन आपको पीआरआई में नहीं मानेंगे अगर आप बाहर चले गए इन कामों के लिए। उसी से कहता है बट डज नॉट इंक्लूड, अगर आप इंडिया में आते हो किन किन कामों के लिए, फॉर एम्प्लॉयमेंट, फॉर बिजनेस, इंटेंशन टू स्टे इन इंडिया। आप किस काम के लिए आ रहे हो, फॉर एम्प्लॉयमेंट के लिए, फॉर बिजनेस के लिए, और इंटेंशन टू स्टे इन इंडिया। अब इसमें बात समझ में, यानी कि सर पीआरआई करने के लिए 182 डेज से ज्यादा चाहिए, लेकिन अगर आप 182 डेज रहते हो बट आप बाहर चले गए एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, इंटेंशन टू, तो आप पीआरआई क्या होगा, वहां पर आपको पीआरआई बोलेंगे, पीआरआई हो जाओगे। फिर इस बात बोलता है कि अगर आप इंडिया आते हो किस काम के लिए, फॉर एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और इंटेंशन टू स्टे इन इंडिया, तो इसको बोलते हैं बेटा कि हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक बात, उसको हम पीआरआई बोल देंगे, भले ही वो क्या रहा हो, वो फॉरेन कर रहा हो। अच्छा, एक बड़ी बात, यहाँ सिटीजनशिप से कोई रिलेशन नहीं है, ये ध्यान दीजिए, यहाँ सिटीजनशिप के लिए से कोई रिलेशन नहीं है बीमा के अंदर, इसलिए मैंने कहा इनकम टैक्स से आप इसको कोरिलेट नहीं करना। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि पीआरआई करने के लिए कितना चाहिए, 182 डेज से ज्यादा, ये क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक, दूसरा, किसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, कहता है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर विदेश चले गए हो, आप बिजनेस के लिए विदेश चले गए हो, या आपका इंटेंशन ही हो हमेशा रहने के लिए, 182 में उसको कंसीडर नहीं करेंगे, ऊपर वाले में कंसीडर नहीं करेंगे। कहता है बट डज नॉट इंक्लूड, किस लिए, अगर आप क्या करते हो, इंडिया में आते हो नौकरी करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, इंटेंशन टू स्टे इन इंडिया। ठीक है, आपका इंटेंशन ही इंडिया में रहने के लिए या बिजनेस करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो उसको भी कहते हैं कि हम आपको इंक्लूड नहीं करेंगे, आप पीआरआई हो जाएंगे। मतलब पीआरओई होके भी पीआरआई, पीआरआई होके भी पीआरआई नहीं हो पाओगे। ठीक है, ठीक बात, अच्छा। कंपनीज के लिए कहते हैं बेटा, कंपनीज के लिए बोलते हैं कि कंपनीज जिसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में हुआ वो पीआरआई कहलाएगा, या किसी का रजिस्ट्रेशन बाहर हुआ हो बट ब्रांचेस इंडिया में, कंट्रोल इंडिया में हो, तो उसको हम क्या मानेंगे, पीआरआई मानेंगे। फिर से कंपनीज के केस में कहता है कि अगर रजिस्ट्रेशन इंडिया में, हेड ऑफिस इंडिया में है, तो उसको हम पीआरआई मानेंगे, या हेड ऑफिस फॉरेन कंट्री में है बट उसका ब्रांच या कंट्रोल यहाँ पे है, तो उसको क्या मानेंगे बेटा, उसको भी हम लोग क्या मानेंगे, उसको हम लोग पीआरआई मानेंगे। फिर से कंपनी के केस में रजिस्ट्रेशन इंडिया में हुआ हो, ठीक है, मतलब मैं एक सिंपल ल्यूसिड लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, आपकी लैंग्वेज तो अलग है, मैं एक ल्यूसिड, एक लेमन की भाषा में बोल रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन इंडिया में हुआ हो तो वो पीआरआई कहलाएगा, या वो क्या हो, वो आपका हेड ऑफिस कहीं हो बट ब्रांचेस इंडिया में हो, तो उसको हम पीआरआई बोलेंगे, पर्सन रेजिडेंट इंडिया बोलेंगे। ठीक बात, ओके। नाउ तो ये बात हो गई पीआरआई पीआरओई की बात हो गई। तो फिर से आते हैं अपनी स्टोरी में। मिस्टर एक्स क्या कर रहे थे बेटा, मिस्टर एक्स रुपया लेकर गए, डॉलर उनको चाहिए था, और उनको किससे मिलता है, ऑथराइज्ड पर्सन से। ऑथराइज्ड पर्सन कौन होता है, बैंकिंग यूनिट, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, मनी एक्सचेंजर, डीलर, आपका सेक्शन 10 वाले पर्सन। ठीक, और उसके बाद पर्सन की डेफिनेशन थी, पर्सन कौन, इंडिविजुअल, एसोसिएट, फर्म, एओपी, बीओआई, ये सारे लोग आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या था, पर्सन के अंदर दो तरह के लोग होते हैं, पीआरआई, पीओआई। पीआरआई होने के लिए क्या होना होगा, 182 डेज से ज्यादा रहना होगा, लेकिन इसको इंक्लूड नहीं करेंगे अगर वो बाहर जाता है नौकरी करने के लिए या बिजनेस करने के लिए, इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया। ठीक, या वो इंडिया में आता है सेम काम करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस लोकेशन, या इंटेंशन टू स्टे इन इंडिया। तो ये पता चल गया। अब वो कहेगा ऑथराइज्ड पर्सन की, ठीक है भाई, मैं मान गया कि आप पीआरआई हो। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, कहता है पीआरआई हो बट आपको किस काम के लिए पैसा चाहिए, किस काम के लिए पैसा चाहिए, तो बताएगा भाई किस काम के लिए पैसा चाहिए, मैं घूमने जा रहा हूं या फिर किसी काम के लिए जा रहा हूं। तो कहते हैं कि जो तुम बता रहे हो ना कि किस काम के लिए पैसा चाहिए, मैं जो बोल रहा हूं इसको हम ट्रांजैक्शन बोलेंगे, और ये ट्रांजैक्शन डिवाइड होगा दो पार्ट में। मुझे समझना है, ऑथराइज्ड पर्सन कहता है मुझे समझना है कि मैं तुमको पैसा दे रहा हूं जिस काम के लिए, वो किस नेचर का ट्रांजैक्शन है,
क्या वो कैपिटल नेचर का है या करंट नेचर का है। ठीक है, तो एक होगा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और एक होगा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। उसको आगे बढ़ाएंगे, इतना डिटेल उसमें नहीं जाएंगे बेटा। दो तरह के ट्रांजैक्शन होगा, याद रखना बेटा। कौन कौन से ट्रांजैक्शन होंगे? एक हो सकता है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और एक हो सकता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। कौन कौन सा? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और एक हो सकता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। अच्छा, ध्यान से सुनना बेटा, इन चीजों को नोट करते जाना। देखो जहां वीडियो चाहे तो आप पॉज करके आप उसको देखते जाओ, सुनते जाओ, बार बार रिपीट करके आपको याद हो जाएगा बेटा, वीडियो को ही देखकर। तो कहते हैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में क्या होगा? ऐसे भी रेकरिंग नेचर के, जिसमें ट्रेड, एक्सपोर्ट, गिफ्ट, डोनेशन, सैलरी आप रेमिट कर रहे हो, मतलब कि मैं फॉरेन ले रहा हूँ, यूएस, इंडिया में पैसा सैलरी भेज रहा हूँ, ये तो आपका किस नेचर का हो गया? आपका करंट नेचर का हो गया। अच्छा, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में 3 शेड्यूल होते हैं बेटा, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। शेड्यूल 1 में कहता है कि ये सारे ट्रांजैक्शन प्रोहिबिटेड है, मतलब ये वाले काम आप नहीं कर सकते भाई साहब। समझ में आई बात? कि अथराइज पर्सन मिस्टर एक्स से कहता है ठीक है आप पर्सन पीआरआई हैं, लेकिन जो आपका ट्रांजैक्शन है मुझे चेक करना पड़ेगा किस में आता है, करंट अकाउंट में आता है या कैपिटल अकाउंट में आता है। करंट अकाउंट में आता है तो मुझे चेक करना पड़ेगा ये शेड्यूल 1 का है, शेड्यूल 2 का है या शेड्यूल 3 का है। अगर शेड्यूल 1 का है तो ये प्रोहिबिटेड है भाई साहब, प्रोहिबिटेड लिस्ट में आता है और इसके लिए मैं आपको पैसा नहीं दे सकता। अब प्रोहिबिटेड का मतलब क्या हुआ? प्रोहिबिटेड में कौन कौन से आते हैं बेटा? तो वो आ जाते हैं आपके, जैसे आप नेपाल घूमने जाते हो, भूटान घूमने जाते हो, तो उसके लिए कहता है मैं आपको नहीं दूंगा पैसा। ठीक बात, नेपाल जाते हो, भूटान जाते हो, तो मैं उसके लिए आपको पैसा नहीं दूंगा। अब आप सोच के बताना कि सोचो कि नेपाल और भूटान के लिए क्यों मना कर रहा है, शेड्यूल 1 क्यों मना कर रहा है, लॉ क्यों कह रहा है कि हम आपको पैसा नहीं देंगे? सोच सकते हो? बिकॉज बेटा वहां पर इंडियन रुपीज एक्सेप्टेबल है, तो क्यों करेंसी को एक्सचेंज करा रहे हो आप वहां पे जाके करो। उसी तरीके उसमें बहुत सारी लिस्ट है बेटा, ठीक है, वो प्रोहिबिटेड लिस्ट है, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। उसके अंदर कहते हैं कि इन कामों के लिए आप पैसा ले जा रहे हो तो आपको हम एक्सचेंज करके पैसा नहीं देंगे। ठीक है, शेड्यूल 2 में कहते हैं कि इस काम के लिए, ये जो शेड्यूल 2 में बातें हैं और इन कामों के लिए आपको पैसा चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? आरबीआई से प्रायर अप्रूवल लेकर आना पड़ेगा, आरबीआई से बात करनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा कि भाई साहब मैं ये काम जो ये लिस्ट दी इन कामों के लिए मुझे पैसा चाहिए, तो आरबीआई का परमिशन चाहिए। शेड्यूल 2 में। शेड्यूल 3 में कहते हैं कि आपको शेड्यूल 3 वाले ट्रांजैक्शन के लिए पैसा चाहिए, इन कामों के लिए आप बाहर घूमने जाते हो, तो कहते हैं इसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। फिर से कहते हैं कि तुम पर्सन पीआरआई हो, मुझे समझ में आ गया कि 182 डेज से ज्यादा रहे, तुमको घूमने जाना है, तुमको पैसा चाहिए, तो मैं चेक करूंगा ट्रांजैक्शन तुम्हारा कौन सा है, करंट अकाउंट है या कैपिटल अकाउंट है। करंट अकाउंट है तो उसके अंदर मैं चेक करूंगा कि 3 शेड्यूल में से किसी एक में तो नहीं आते। कहते हैं शेड्यूल 1 की ट्रांजैक्शन है तो मैं तुमको कहूंगा कि ये प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन है, मैं इसके लिए आपको मनी एक्सचेंज करके नहीं दूंगा। दूसरा कहता है शेड्यूल 2 वाले ट्रांजैक्शन है तो इसके लिए आपको पहले आरबीआई की परमिशन लेनी होगी। शेड्यूल 3 वाले अगर ट्रांजैक्शन इसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेकर आनी होगी। उसी तरीके से कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन भी है। तो बेटा यहाँ तक क्लियर है सभी लोग को। अब इसमें से क्या क्या ऑब्जेक्टिव बन सकता है बताते जा रहा हूँ। आपने यहाँ देखा नीड में देखा, फेरा प्रेमा को देखा, उसी तरीके से मैंने बताया ऑथराइज्ड पर्सन कौन कौन होते हैं इनको बताइए, ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, उसके बाद पीआरआई के लिए 182 डेज से ज्यादा, बस ये याद रखना कि कितना होना चाहिए, 182 डेज से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, कंपनी के केस में रजिस्ट्रेशन यही होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने बताया कि आप लोगों को पर्सन की डेफिनेशन तो वो इनकम टैक्स वाली है। फिर हमने नेक्स्ट बात की बेटा कि उसके अंदर जो ट्रांजैक्शन वो 2 तरीके के होंगे, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और एक होगा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में क्या होगा बेटा? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में 3 शेड्यूल होंगे, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। शेड्यूल 1 प्रोहिबिटेड है, शेड्यूल 2 के अंदर आपको प्रायर अप्रूवल आरबीआई की, शेड्यूल 3 में प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ज्यादा तेज तो नहीं हुआ, प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर होगा ये सारी चीजें। अब आपके पास छोटे छोटे डेफिनेशन पढ़ते हैं बेटा, आप लोगों को कोई डाउट है और क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा तो मुझे बताएंगे कि आपको वीडियो में क्या क्या चाहिए। अब बात करेंगे बेटा छोटे छोटे डेफिनेशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि फेमा के अंदर करेंसी का डेफिनेशन क्या होगा, करेंसी किसे कहेंगे? कहते हैं इंक्लूड्स ऑल करेंसी नोट्स, जितने भी करेंसी नोट्स होंगे उसको हम करेंसी बोलेंगे। कहते हैं पोस्टल नोट्स है उसको करेंसी कहेंगे, पोस्टल ऑर्डर्स है उसको करेंसी कहेंगे, मनी ऑर्डर्स है उसको करेंसी कहेंगे, चेक्स एंड ड्राफ्ट है उनको हम मनी कहेंगे बेटा। ट्रेवलर्स चेक्स, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट एंड क्रेडिट कार्ड्स। यानी कि पहला मैं बोलूं करेंसी सी, पोस्टल ऑर्डर, ठीक है, पोस्टल नोट्स आप पहला, पोस्टल ऑर्डर दूसरा, सॉरी पोस्टल नोट तीसरा, पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर चौथा,
चेक एंड ड्राफ्ट 5वां, ट्रैवलर्स चेक 6ठा, लेटर्स ऑफ क्रेडिट 7, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपका 8वां, एंड प्रॉमिसरी नोट एंड क्रेडिट कार्ड्स आपका 9 एंड 10, यानी 10 चीजें हैं सामने। क्या क्या है? इंक्लूड्स है। बेटा मैं सारी चीजें डिटेल में बताता हूँ कि इंक्लूड किसे कहते हैं, डेफिनेशन, मीनिंग, सारी चीजें मैं डिटेल की क्लासेस में बताता हूँ। हमारे पास इतना वक्त नहीं है अभी, आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो हमको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है कि आपको एक आइडिया दे दूं और ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस लगाऊं। ठीक है, तो ध्यान रखिए। करेंसी में कौन बनाएगा? करेंसी नोट याद करेंगे, करेंसी नोट, पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर, चेक ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक्स, लेटर्स ऑफ क्रेडिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट्स एंड क्रेडिट कार्ड। अब इसको याद कैसे करें? सर एक तो हो गया करेंसी नोट, हमारे पास जो भी करेंसी नोट पड़ा हुआ है, पोस्टल नोट एंड पोस्टल ऑर्डर, पोस्टल नोट एंड पोस्टल ऑर्डर, पोस्टल नोट एंड पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर यानी पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर। ठीक, यानी पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड 3 हो गए, पोस्टल नोट, पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर। चेक से रिलेटेड 2 हो गए, चेक ड्राफ्ट, ट्रैवलर्स चेक और लेटर ऑफ क्रेडिट भी उसी में आता है बैंकिंग सेक्टर में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एंड क्रेडिट कार्ड। ठीक, अच्छा फॉरेन करेंसी किसे कहेंगे? जो इंडियन करेंसी नहीं है। फॉरेन करेंसी मींस करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी, जो इंडियन करेंसी नहीं है उसको हम फॉरेन करेंसी कहेंगे। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज में क्या क्या आता है? देखो फॉरेन एक्सचेंज में डिपॉजिट, क्रेडिट्स, बैलेंस पेबल इन फॉरेन करेंसी, ड्राफ्ट्स, ट्रैवलर्स चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक्सप्रेस्ड और ड्रॉन इन इंडियन करेंसी बट पेबल इन फॉरेन करेंसी। अच्छा ये थोड़ा सा समझेंगे। फॉरेन एक्सचेंज आप समझ में आ रहा होगा ना कि एक करेंसी से दूसरी करेंसी को एक्सचेंज करना। मैं अगर जा रहा था, मैंने बताया कि उसको घूमने जाना तो उसको डॉलर चाहिए था ना, तो रुपए देकर डॉलर लेते तो उसको क्या कहते हैं? फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। मैं रेट पे बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, वो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ के आए, वो हम अपने डिटेल वाली क्लास में बताते हैं, या फिर आपने आगे बढ़ोगे न्यूमेरिकल्स वाले जो इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स आते हैं, मतलब फॉरेक्स वाले जो चैप्टर होते हैं वहां बताया जाता है। हम यहाँ आपको बस ये बता रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज का मतलब जो मैंने रुपए को देकर डॉलर लिया, तो किसको किसको बोलेंगे? देखो डिपॉजिट, क्रेडिट्स, बैलेंस पेबल इन फॉरेन करेंसी। कहता है मैंने बाहर विदेश में क्या रखा है? अपने डिपॉजिट है। आपने क्या कर रखा है? यूएस के अंदर पैसा डिपॉजिट कर रखा है, तो वो किस में होगा? डॉलर में होगा, रुपये में तो होगा नहीं। आपने यूएस के बैंक में पैसा जमा कर रखा है तो किस में होगा? डॉलर में होगा, तो उसको फॉरेन एक्सचेंज करेंगे। क्योंकि वो इंडिया में लाओगे, रेमिट कराओगे, इंडिया में लाओगे तो उसको एक्सचेंज कराना पड़ेगा इंडियन रुपीस में। क्रेडिट्स कोई उधारी है भाई, मैंने क्या किया? बाहर से मैं सामान खरीदा, तो बाहर से सामान खरीदा, मैंने कहा भाई साहब मेरे पास पैसे नहीं, 1 महीने बाद दूंगा, तो वो जो क्रेडिट बना बेटा, जो वहां पे उधारी हुई वो किस में होगी? डॉलर में होगी, तो वो भी क्या कहलाएगा? फॉरेन एक्सचेंज। कहते हैं बैलेंस पेबल इन फॉरेन करेंसी, जो भी बैलेंस पेबल है मुझे देना रह रहा है उस फॉरेन करेंसी में, उसको भी हम क्या बोलेंगे? फॉरेन एक्सचेंज बोलेंगे। अच्छा आइए, ड्राफ्ट, ट्रैवलर्स चेक, लेटर्स ऑफ क्रेडिट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सप्रेस्ड और ड्रॉन इन इंडियन करेंसी। मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा, जो कि किस में लिखा? रुपए में लिखा। सुनो, मिस्टर एक्स ने ट्रंप से कहा कि मैं आपसे सामान खरीदूंगा, ठीक है? तो ट्रंप ने कहा ठीक है भाई, अब मैं आपको सामान दूंगा। तो इन्होंने कहा, मिस्टर एक्स ने कहा कि मैं अभी पैसे नहीं दे पाऊंगा, मैं इसको 2 महीने बाद दूंगा, और उसके लिए मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखता हूं। तो उन्होंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा और 10 लाख रुपए का सामान था, उन्होंने कहा ₹10 लाख। बट वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन भुनाएगा बेटा? कौन विड्रॉ करा रहा है? डोनाल्ड ट्रंप विड्रॉ करा रहे हैं। कहां कराएंगे? आपका यूएस में कराएंगे। इसीलिए यहां क्या वर्ड लिखा है? एक्सचेंज एक्सप्रेस्ड और ड्रॉन इन इंडियन करेंसी। इंडियन करेंसी में है वो चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फॉरेन प्रॉमिसरी नोट, वो सारे के सारे किसमें है? इंडियन करेंसी में है, बट पेबल इन फॉरेन करेंसी। लेकिन उसको जो ड्रॉन होगा, जब उसको हम पेबल करेंगे, वो किसमें करेंगे? फॉरेन करेंसी में पेबल करेंगे। अच्छा ठीक उसका उल्टा, ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय बैंक, इंस्टीट्यूशन और पर्सन आउटसाइड इंडिया बट पेबल इन इंडिया इंडियन करेंसी। मतलब वही जस्ट अपोजिट, वहां के लोगों ने ये सारी चीजें डॉलर में है बट वो पेबल इंडियन करेंसी में हो रहा है, ठीक है? तो उसको हम फॉरेन एक्सचेंज। ठीक, अब ये सारी बातें मैंने बताया, ये लेक्चर आपको समझ में आए तो आप लोग बताइएगा। अभी हमको फिर नेक्स्ट आगे बहुत सारे लेक्चर्स बनाने हैं, ऑब्जेक्टिव कराने हैं। यहाँ पर मेरे बस एक आइडिया देने की जरूरत थी, क्योंकि जब मैं आपको ऑब्जेक्टिव कराऊंगा तो आपको समझ में आएगी बात। ठीक, बहुत ज्यादा डिटेल हमने क्लासेस ले ली और हमारे पास इतना वक्त नहीं है बच्चों की मैं आपको पूरा फॉरेन एक्सचेंज को पूरा एकदम डेप्थ में पढ़ाऊं। ठीक है, थैंक यू।